नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा जो एनसीईआरटी फाउंडेशन चल रहा है उसमें हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे। जैसे कि ज्योग्राफी भी चल रही थी, आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें 7th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, और हिस्ट्री में भी 7th क्लास है। और इकोनॉमिक्स की, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपको 6, 7, 8 के एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता है, तो उसके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हैं टोटल, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और पॉलिटी में भी हम 9th से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो जल्दी कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी कंपटीशन की, जैसे मैं भी ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी के ही, एसएससी या कोई भी कंपटीशन करने जा रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे मिल जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हम सोचते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ने पे पेपर सॉल्व कर पाएंगे, बट जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कोई मानते हैं कि आप पढ़िए, बट पहले बेसिक एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप कोई बुक पढ़िए स्टैंडर्ड बुक, तो ज़्यादा क्लियर भी रहेगा आपको और ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बेस होता है कंप्लीट आपका हाई स्कूल तक ही होता है, तो हाई स्कूल तक एनसीईआरटी मैं कह रहा हूँ, 12th तक मत पढ़िए आप। 12th में जैसे कि उसके लिए तो यूपीएससी एस्पिरेंट को ही, जैसे कि केमिस्ट्री की बुक्स है उसमें से 2-3 चैप्टर हैं जो हमें 11th क्लास के पढ़ने चाहिए यूपीएससी के लिए, और बायोलॉजी के 2 से 4 चैप्टर हैं जो हमें 12th क्लास की बायोलॉजी के वो पढ़ने होंगे यूपीएससी के लिए। वो एसएससी के लिए नीड नहीं है, बट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कंपटीशन तैयारी करें, लेखपाल है, एसएससी जीडी है, या कोई भी कंपटीशन, तो आप 6 से 10 तक एनसीईआरटी खुद पढ़ लीजिए। या मैं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो नोट ओपन करके बैठ जाइए और साथ में पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है फिर भी मैं ये पीडीएफ आपको दे दूँगा, तो उससे भी बेहतर है कि पीडीएफ में सारे पॉइंट हाईलाइटेड होंगे, जो पॉइंट पढ़ने हैं आपको वही पॉइंट रिवीजन करना है। तो आपने एक एनसीईआरटी उठाई, 169 पेजेस हैं, जैसे कि 7th क्लास के एनसीईआरटी में देख रहे होंगे आप 169 पेजेस। तो ये अपने आपने बुक उठाया और आपने पढ़ना स्टार्ट किया, मैक्सिमम आपकी क्लियर हो जाएगी 1.5 से 2 घंटे में। आपने 7th पढ़ लिया, 1 से 1.5 घंटे में 6 पढ़ लिया, एक दिन आपने 8th क्लास पढ़ ली, 6, 7th 8th हो गया। 9, 10th में तो आप जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो हमें नीड नहीं है, तो बेसिक आप 6, 7th 8th पढ़ लीजिए, ठीक है। और जैसे कि हिस्ट्री के विषय में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री तो आपको 12th तक जाना पड़ेगा। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमने दिल्ली सल्तनत देख लिया, तो आज हम मुगल साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मुगल साम्राज्य। चलिए, जैसे हमने तुगलक वंश, सिकंदर लोदी जाना था कि सबसे लास्ट शासक ऐसा था। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक था सिकंदर लोदी जो युद्ध में जिसकी मृत्यु हुई थी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और कोई भी शासक ऐसे हुए हैं जिनकी युद्ध में मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है, और कोई भी शासक ऐसा नहीं है, बट सिर्फ याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सिकंदर लोदी ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज हम। एक मिनट जी, हमने जाना था अग्नि अस्त्र का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, ये भी जाना था, ठीक है। अब जानते हैं आज मुगल के बारे में, मुगल शासन, ठीक है। जैसे कि हम मिडावल इंडिया पढ़ रहे हैं, जो हमारी 7th क्लास के एनसीईआरटी है, बेस्ड है ये मिडावल के, ठीक है। तो मिडावल के इसके अच्छे पॉइंट आपको मिलते हैं जो पेपर में आ जाते हैं डायरेक्ट। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़ा महाचित्र पर ये एक आपके अंदर जिज्ञासा जगाएं कि आप क्या क्या जानेंगे, कि संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया, शासन ढांचे के बारे में जानेंगे, शासक ने क्या किया छूता। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले पर प्रचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इसमें बता रहा है कि हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे, क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। ये देख रहे हैं चित्र। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान वंश शासक वंशों के वंशज थे। जैसे जो मुगल थे ये 2 वंशज थे, ये एक मंगोल था, इनकी माता जो थी मंगोल थी, मंगोल की ओर से शासक थी, और इनके जो चंगेज खान जो था चीन का, काफ़ी बोलते हैं काफ़ी
दरिंदगी से शासन करता था और काफ़ी गंदे लोग रहते थे, काफ़ी गंदगी तरीके से रहते थे, राज करता था। ठीक है, मंगोल जिसने आक्रमण भी किया था, इसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से भी ईरान के शासक, जो ईरान के इराक थे, तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो जो मुगल थे, इनकी माता का नाम क्या था? माता जो थी मुगल शासक से थी, और जो इनके पिता थे तैमूर शासन से थे। तो ये क्या कहलाना पसंद करेंगे? चंगेज़ खां शासन में कहलाना पसंद नहीं करेंगे, वो इतनी गंदगी से रहते थे और इनका शासन काफ़ी बेकार शासन था। तो इन्होंने पिता के शासन की तरफ से तैमूर वंशज कहलाना पसंद किया। ठीक है, तैमूर वंशज कहलाए मुगल। आपसे वंशज पूछ सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चंगेज खान से जुड़ी कोई भी संस्कृति नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है, काफ़ी नरसंहार था। तो इसने दिल्ली पर, अब जानते हैं कि उसने कब दिल्ली पर कब्जा किया। मुगल जो था तैमूर वंश के होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर वंशज के उसने कहलाना पसंद किया मुगलों ने, क्योंकि जो तैमूर था, तैमूर उसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इसलिए मुगल ने तैमूर वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद किया। ठीक है, तो हमारी एक कहानी की टाइप में चल रही है कि मुगल कौन थे, मुगल के बारे में हमने जाना। मुगल की माता कौन थी? मंगोल थी। मुगल के पिता कौन थे? मुगलों के पिता तैमूर वंशज थे। तैमूर कौन था? जिसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो मुगलों ने क्या कहलाना, ये वंशज ने क्या कहलाना पसंद किया? तैमूर वंशज। ठीक है, जो कहाँ का शासक था तैमूर? याद रखिएगा, ईरान इराक का। तैमूर उसके उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों का, ये लघु चित्र दिखा रहे हैं कि ये बैठे हुए थे उनके शासन के साथ, दरबार लगा हुआ था। मुगल सैन्य अभियान के बारे में जानते हैं, चलिए। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। 1526 से 1530 तक 1494 से फरगना राज्य पर उत्तराधिकार कर लिया था। ठीक है, 1494 में इसकी दादी शासन था। ठीक है, काफ़ी छोटा था, 14 वर्ष का, तभी शासन पे बैठा था अपनी दादी की सहायता से। देखिए 12 ही वर्ष दिखा रहे हैं एनसीईआरटी में, 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जैसे कि पैतृक गद्दी थी तैमूर वंश की, उसे छोड़ना पड़ गया था। इसके बाद इसने आक्रमण किया था फरगान पे, वहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी के साथ साथ बाबर के बीच। और कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, और इसके साथ, और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है, कौन सी नीति अपनाई थी बाबर ने? तो याद रखिएगा कि नीति कौन सी थी? तुलुगामा नीति थी। ठीक है, तुलुगामा नीति। और इसके साथ में कौन से, यानी जो बारूद का प्रयोग किया गया था, इसने बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था यहाँ पे, प्रथम बार मुगलों ने किया था। ऐसे कि इससे पहले भी हमारे देश में बारूद का प्रयोग तो हो चुका था, बट वो पूर्वी राज्यों में हुआ था, उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, बाबर ने इसके बाद प्रयोग किया था। अब जानते हैं, चलिए। मंगोल, अहोम, मेवाड़ के बारे में हमने पढ़ा, ये बता रहा है कि चैप्टर में हमने पढ़ा। गौर करें, सूफीवाद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या उत्तर है? औरंगजेब के शासनकाल में, चलिए ये अध्ययन बता रहे हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक देखिए, भारत में आ चुकी थी पहले ही, मुगलों के पहले से ही। तो क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, क्या कि मुगल अपने साथ बारूद तकनीक लाए थे? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मुगल के आने से पहले ही बारूद की तकनीक आ चुकी थी। ठीक है, अग्निस्त्रों के लिए प्रयोग, इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। इस आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी की पहला इस्तेमाल हुआ। 16वीं शताब्दी के युद्ध में। ठीक है, बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, जैसे बाबर ने प्रथम बार किया था, बट हमारे देश में। अब जानते हैं कि मुगल के शासन के बारे में, कि बाबर और बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का।
जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक है, तो बाबर के बारे में कब कहानी याद रखिएगा, बाबर के जो युद्ध पूछ लेता है, तो बाबर के जैसे प्रथम युद्ध कब लड़ा था, 1526 में। पानी पी के खाना खाया, ये कहानी याद रखिएगा। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी। पानी पी के खाना खाया, जैसे पानी मतलब पानीपत युद्ध, और खाना खाया तो खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1527 में। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी, चंदेरी। ठीक है, चला चंदेरी। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी। ठीक है, पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी, क्या पहन के। चलिए चंद्रा चंदेरी तक ही रखिए। आगे जैसे कि एक और युद्ध है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना हमें क्यों याद करें। ठीक है, तो पानी पी के खाना खाया, पानीपत युद्ध 1526 में किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। 1528 चांदेरी का युद्ध, राजपूतों को हराया। ठीक है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1526 से 1530 तक इसने युद्ध किया और इसकी मृत्यु हो गई। बाबर के पूछ सकता है कि बाबर का चित्रकार एक था, फेमस नाम है, वो आप लिख लीजिए कि बाबर के नाम काल का चित्रकार पूछ लेता, तो याद रखिएगा बेहजद, बेहजद। ठीक है, बेहजद। जैसे कि आर्ट कल्चर का है, कुछ पॉइंट आपको बताते चलूँगा, जैसे कि जो आपका आर्ट कल्चर है साथ में चलता रहे, कुछ पॉइंट आपके क्लियर होते रहे। ठीक है, जैसे कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि साथ में शासक के आर्ट एंड कल्चर के कुछ पॉइंट ज़रूर बताता चलूँ। फिर हुमायूं के बारे में जानते हैं। जो हुमायूं 1530 से 40 तक, 45 तक होता है, बस एनसीईआरटी में 1540 तक दे रखा है। ठीक है, और 1555 से 1556 तक फिर इसने शासन किया। जैसे 1545 में से शेरशाह के द्वारा हरा दिया जाता है, तो ये भारत छूट के चला जाता है। उसके बाद फिर आता है तो शासन फिर से जीतता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, और इसने बंटवारा कर दिया था, तभी इसका शासन कमज़ोर हो गया था। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कमरान को महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध। तो पूछ लेता है काफ़ी बार चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, हुमायूं और किसके बीच में, शासक का नाम क्या था, शेर खान, जिसे शेरशाह कहते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी। ईरान में हुमायूं ने शफीद शाह की मदद ली। 1555 में उसने दोबारा गद्दी पर कब्जा किया था। ठीक है, और एक दुर्घटनावश उसकी कहते हैं कि एक पुस्तकालय में था, पुस्तकालय में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिसलने की वजह से। फिर अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर जो 1556 से काफ़ी लंबा शासनकाल था, 1605 तक शासन किया। 13 वर्ष के अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल में 3 अवधि में विभाजित किया गया, 1556, 70। इसका शासक संरक्षक जो था बैरम खान था, उसमें अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी अन्य अफगानों के निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवान तथा सौतेले भाई, इसका सौतेला भाई था मिर्जा हकीम, तथा उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया को राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो ये एक फैक्ट के रूप में सही से याद कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे होंगे आपको जो रट्टा मारने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, आक्रमण किया। 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। 1579-80 में मिर्ज़ा हकीम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। शफविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, कश्मीर को कब जोड़ा था, 1585 अपने थर्ड, जैसे 3 अवधियों में विभाजित है। पहली अवधि ऐसी थी जिसमें संरक्षक बैरम खां था। उसके बाद दूसरा शासक जो था, इसमें दूसरा शासनकाल जो चलता है, इसमें काफ़ी
अभियान होते हैं मिर्ज़ा हाकिम के पश्चिमी विद्रोह, जैसे कि मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक बेगम ये लोग मिलके काफ़ी शासन में उथल पुथल करने लगते हैं, यानी कि काफ़ी शासन पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में उनके खिलाफ युद्ध करता है। और 1579 लास्ट काल था जिसमें इसने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अब राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार खानादेश अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, या सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है, तो इसका शासनकाल 3 पार्ट में डिवाइड था। प्रथम में जब इसका संरक्षक बैरम खां होता है, तो बैरम खां और अकबर के बीच में मिर्ज़ा जो उज़्बेक थे और हकीम थे आपस में षड्यंत्र करते हैं, जिससे थोड़ा सा अनबन हो जाती है। तो जो बैरम खां होता है ये जाने लगता है, गुजरात से जा रहा होता, तो गुजरात से जाते वक्त इसी एक अब्दुल नाम का व्यक्ति होता है जो उसकी हत्या कर देता है। मुझे नाम अब्दुल याद क्लियर नहीं आ रहा है। तो वहाँ इसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद इसकी जो बेगम होती है संरक्षक बैरम खां की, उससे ये अकबर शादी कर लेते हैं और उसके पुत्र को अपना यानी कि अपना नाम बम देते हैं। ठीक है, और दूसरे शासनकाल में जो होता है, दूसरा जो 1570 से 85 है, इस काल को, जैसे इस काल में मिर्ज़ा हकीम और उज़्बेक इनका शासन रहता है। अकबर कठपुतली बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, और तीसरे शासनकाल में 1579-80 में, जैसे कि लास्ट में अकबर इनको यानी कि युद्ध करता है, इनके विरुद्ध में जो शासन चला रहे होते हैं अपने हाथ में लेता है शासन के बागडोर। थर्ड काल आता है, ठीक है, उसमें अभियान करता है। काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इसलिए बता रहा हूँ। जहांगीर का काल देखिए 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ को सिसोदिया अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख अहोम अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः तो सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। जो जहांगीर की बेगम थी नूरजहां, जैसे कि नूरजहां की शादी हो चुकी होती है, बट एक ये जाता है बाज़ार में, कासिम बाज़ार लगा होता है, वहाँ पे नूरजहां इसे मिलती है, तो वहाँ से फिर ये शादी कर लेता है। उसके बाद जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो शासनकाल था 1627 से 1658 था। ठीक है, तो जैसे एक शासनकाल आप देखते आ रहे हैं कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, और उसके बाद मुगल काल का पतन होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद भी पढ़ते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि मुआमू शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और मुही उल मुल्कात थे। फिर आते हैं शाहजहां, फिर काफ़ी लोग हैं, अहमद शाह अब्दाली, शाह यानी कि अकबर सेकंड। ठीक है, ये आपको अगर पढ़ाएंगे हम मॉडर्न इंडिया उसमें बताएंगे। ठीक है, जो शासन पतन होने लगा था उसमें किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा पतन हुआ और किसने सबसे कम साल शासन किया, किसने सबसे ज़्यादा किया मुगल काल पतन में, और किसके काल में सबसे ज़्यादा पतन हुआ। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे उसमें। शाहजहां का शासनकाल देखते हैं, जैसे एक शासनकाल के आप ईयर याद कर लीजिएगा, तो कोई घटना आती है कि किस काल में हुआ, किसके शासनकाल में हो, तो याद रहेगा। जैसे कि इसके लिए भी अच्छे से याद कर सकते हैं कि बाबर 1526 से 1530, हुमायूं को जैसे जानते हैं 1530 से 40 तक शासन किया, फिर 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 से 1605 तक अकबर करता है शासन, 1605 से 1627 तक जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक। ठीक है, फिर औरंगजेब आता है लास्ट में। हमें औरंगजेब तक ही याद करना है, उसके बाद जैसे कि हम क्रम याद कर लेंगे, कोई शासनकाल याद नहीं रखना है। शाहजहां ने अभियान जारी रखे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए, बुंदेलों की हार हुई और शाह पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान किए जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार शफीदों के हाथों में चला गया। 1622 में अंततः अहमदनगर को मुगल राज में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए, जैसे कि इनके उत्तराधिकार के लिए कोई नियम नहीं था, तो हर बार युद्ध चालू हो जाता था। दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ठीक है, शाहजहां को कैद करके शासन पे कौन बैठा?
औरंगज़ेब। चलिए औरंगज़ेब के बारे में देखते हैं। 1663 में उत्तर पूर्व अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। जैसे कि इसने इस शासन के पतन का काफ़ी कारण आते हैं, तो उसमें आते हैं औरंगज़ेब की असफलता के बारे में कि इसने निरर्थक कठोर अभियान चलाए थे राजपूतों, जैसे कि पहले शासन जो राजपुत्रों के साथ मित्रता संबंध थे, लेकिन इसने मित्रता कुछ समय तो रखा, उसके बाद उसने शासन उनका शासन दबाने की कोशिश की और मराठों के खिलाफ युद्ध चलाए। ठीक है, मारवाड़ के खिलाफ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल के कैद खाने से भाग निकले। ठीक है, तो ये मुगल जो शिवाजी होते हैं उनको कैद कर लेता है। ठीक है, और शिवाजी फिर इनके खिलाफ काफ़ी अभियान चलाते हैं। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। जो इनका राजकुमार था अकबर सेकंड, उसने औरंगजेब के खिलाफ विरोध करता है। ठीक है, उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह शफविद ईरान भाग गया। ठीक है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार आ जाता है कि कब उसने बीजापुर और गोलगंडा पे कब्जा किया था। तो 1685 में बीजापुर पे और 1687 में गोलकुंडा। मुगल ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे अभियान प्रबंध किया। ठीक है, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाटों, सुल्तानियों और उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए फिर से युद्ध हो गया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे हमने जाना, कुछ पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शासन व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। काबुल देखिए, यहाँ पे काबुल ये था कंधार, जिसे हमने पढ़ा था। काबुल कंधार जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे जब उसने किसे हराया था, जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, मुगल कोई नियम नहीं मानते थे। ठीक है, इस रीजन से उनके युद्ध होते थे और यही उनके राज्य का पतन का मुख्य कारण बना। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, मुगलों की शादियों के बारे में जानते हैं कि किसने किससे विवाह किया। ये भी पूछ लेता है कि कौन किसकी माँ थी। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, मारवाड़ जोधपुर के शासक की पुत्री थी। ठीक है, चलिए अब संबंध के बारे में जानते हैं, जो मुगलों के अन्य शासक से संबंध थे। ठीक है, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जैसे राजपूतों के खिलाफ उन्होंने काफ़ी समय तक युद्ध चलाए थे जब उन्होंने सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बट उन्होंने जब सत्ता स्वीकार कर ली, किसी ने अपने सगे संबंधी यानी कि रिलेशनशिप बना ली, तो इनके बीच में मित्रता के संबंध हो गए थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्हें शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। ठीक है, और अपनी पुत्रियों के विवाह किए। ये कौन? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। ठीक है, परंतु जब वे हारे तो मुगलों के सम्मानजनित व्यवहार किया और उन्हें एक जागीर, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल जो थे भारत के अनेक शासकों सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। जैसे कि उन्होंने पराजित तो कर दिया बट उन्हें अपमानित नहीं किया। ठीक है, और पराजित करने में और अपमानित करने में बहुत डिफरेंस होता है। कि एक शासक, जैसे कि आप देखते हैं कि जो सिकंदर आया था उसने पोरस से युद्ध, पहले अम्भी मिलता है उसे सिंधु झेलम नदी पे, झेलम सिंधु की नदी पे मिलता है पोरस, तो अम्भी मिलता है, तो अम्भी जो होता है उसके सामने हथियार डाल देता है, तो उसका तो राज अपने में मिला लेता है। जब आगे बढ़ता है झेलम नदी पे, झेलम चिनाव नदी के बीच में पोरस का राज्य पड़ता है, तो पोरस जो होता है सिकंदर से काफ़ी लड़ता है। उसके पास इतना यानी कि काफ़ी टाइम तक रोके रखता है सिकंदर को, बट उसके पास संसाधन की कमी के कारण अंततः उसकी हार हो जाती है।
बट सिकंदर जब देखता है उसको कि इतना समय तक रोका रखा जबकि उसके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था, तब उसको उसका राज लौटा देता है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमें पता है कि हम हार जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो वही अगर आपने कोशिश की तो कोशिश करने वालों को सब मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और कोशिश करने में प्रॉब्लम बहुत आएंगे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। ठीक है, हमें जाना कि लौटा दिया था। चलिए जागीरदारी और मनसब जानते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू किया। ठीक है, ज़्यादातर कौन से थे इसमें? तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों सबको सम्मिलित करने लगे। ठीक है, और इनके जो नौकरशाह थे मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार का मतलब क्या होता था? इनके पास मनसब होता था उतना एरिया का, और उसके हिसाब से सैनिक रख सकते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, एक पद के रूप में। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, दो पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, तीन चीज़ निर्धारित होती थी मनसब से: पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। तो पूछ सकता है कि मनसब से क्या क्या आता था? तो मनसब में पद आता था, वेतन आता था और उत्तरदायित्व आता था, सैन्य उत्तरदायित्व। पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर होता था कि कितनी जात है आपकी, और जाति की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, क्योंकि जाति किस पे डिपेंड थी? पद और वेतन पे। तो अगर आपकी जात ज़्यादा है तो पद आपको बड़ा मिलेगा और वेतन आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने होते थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं 5,000 जात वाले अभिजात का दर्जा 10,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। ठीक है, जिसके पास 5,000 जात वाले थे, इसमें देखिए 5,000 जात थे तो अभिजात का दर्जा जो था 10,000 वाले से ऊँचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात वाले थे। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी जो 5,000 जात वाले थे। ठीक है, मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ा को दगवाते थे, सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। जैसे कि चलता था कि अपने दिखाना होता था कि हमारे पास इतने घुड़सवार हैं, इतने हमने वेतन पे रखे हुए हैं, तो उनको दाग लगाया जाता था कि पहचान के रूप में बना रहे कि हाँ इन्होंने अगर है इनके पास, तो ऐसा ना हो कि दोबारा लेकर आ जाएं एक ही वस्तु को, तो इसलिए दाग लगाया जाता। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो अब बताइएगा इक्ता और मनसबदार में क्या डिफरेंस है? तो मैं बता देता हूँ। इक्तेदारी में होता था कि जिस भूमि प्रांत पर रहते थे इक्तेदार, इक्ता जिसे इक्तेदार कहते थे, उसी प्रांत का उन्हें अधिकार भी होता था, शासन भी चलाते थे और उसी प्रांत की भूमि से राजस्व वसूलते थे। बट मनसब में यही डिफरेंस था कि मनसबदार जिस भूमि पर शासन करते थे उन्हें उस एरिया का मनसब नहीं मिलता था, उस एरिया का राजस्व नहीं मिलता था, दूसरे एरिया का राजस्व मिलता था। जैसे कि अगर वो काम कर रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ का शासन चला रहे हैं, तो उन्हें मनसब यानी कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार मिला है दिल्ली की भूमि का मिला है। ठीक है, वो लखनऊ की भूमि से राजस्व नहीं वसूल सकते। ठीक है, उन्हें कहाँ से वसूलना होगा? दिल्ली से, और शासन कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में। ठीक है, और इसके विपरीत जो इक्तेदार में था कि इक्तेदार में अगर आप शासन लखनऊ पे कर रहे हैं तो राजस्व भी लखनऊ से वसूल रहे हैं। मेन डिफरेंस ये था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। ठीक है, बता रहे हैं कि जहाँ उनकी जागीर होती थी वहाँ नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मनसब और इक्ता में क्या डिफरेंस था अकबर के शासनकाल में। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनसब, सामंत और इक्तेदार में तीनों में क्या डिफरेंस था, मेन का क्वेश्चन मेंस के लिए। ठीक है, आप राइट करिएगा, रिटर्न कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था
ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल के पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। ठीक है, औरंगजेब के जब पहुंचा तो काफ़ी बदल गई थी। मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो गई, जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जैसे कि वो मराठों के प्रति युद्ध करने में वहाँ लगा हुआ था, तो उसने काफ़ी समय तक उत्तर भारत से नहीं रहा। तो यहाँ पे कई विद्रोह भी हुए थे, संथानम विद्रोह, जाट विद्रोह थे। काफ़ी तो नहीं थे लेकिन फिर भी इनकी काफ़ी संख्या थी। शाहजहाँ के राजकाल में, चलिए आगे देखते हैं जमींदारों के बारे में। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो मुगलों की ही नहीं, जैसे कि एंशंट से देखते आते तो हमारे पास क्या पता चलता है कि आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? किसानों को मिलने वाली आय थी। ठीक है, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल ही एक शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक ही शब्द प्रयोग होता था, जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोंडरमल ने 10 साल 1570 से 80 तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि के भूमि का सर्वाधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व लगाया। तो देखिए फसल का राजस्व निर्धारण कैसे हो रहा था? फसल का निरीक्षण करने के बाद। ठीक है, मुगल काल में भी इससे हम कह सकते हैं कि फसल का जो कर राजस्व लगाया जाता था बिना देखे ऐसे नहीं लगाया जाता था। वो फसल का निरीक्षण करते थे, किस पैमाने पे फसल है, किस क्षेत्रफल पे है, कैसा आकार है, कैसा क्या है, उसके बाद लगाते थे। और आप आगे जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया में भी सिर्फ भूमि के ऊपर कर लगाया जाता था कि अगर आपके पास भूमि है तो उस भूमि पे कर लगाया, उस पर फसल उग रही है या नहीं उग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, तो जो किस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था ये पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा कि जो इसकी पहले पूरा चेक करते थे कैसा क्या व्यवस्था है, उसके बाद कर लगाते थे कृषि पे, इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं था। तो पूछ सकता है कि जब्त परीक्षण कहाँ पर लागू नहीं थी? तो याद रखिएगा गुजरात में और बंगाल में। ठीक है, जानते हैं अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर का दरबारी कवि था। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। शीर्षक क्या था? अकबरनामा। पहली जिल्द में क्या लिखा है? अकबर के पूर्वज के बारे में। और दूसरी जिल्द में क्या है? अकबर के शासनकाल की घटना। और तीसरी जिल्द में क्या है? आईने अकबरी। ठीक है, घराने, सेना, राजस्व और भूगोल का दायरा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हमने देख लिया कि तीन रूपों में लिखा हुआ है। पहले चक्र में क्या है? पहले चक्र में दे रखा है अकबर के पूर्वज, दूसरे में अकबर के शासनकाल में दे रखा है अकबर के बारे में, और तीसरे में क्या? राजस्व, वित्त और सब बताया हुआ है। ठीक है, अकबर की नीतियाँ क्या थी? प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन किसने किया था? अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी। किस में थी आईने अकबरी? तीसरे खंड में थी। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो साम्राज्य था और साम्राज्य की कई क्या थी? प्रांत। और प्रांत जो क्या कहते थे? सूबा कहते थे। ठीक है, सूबा। और सूबा का जो प्रशासक होता था उसे सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ठीक है, तो सूबेदार जो होता था राजनीतिक कार्य भी करता था और सैनिक कार्य भी करता था। प्रत्येक प्रांत में एक विधि अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक जैसे कि पूरा शासन था, शासन में प्रांत बटे थे, प्रांत को सूबा कहते थे। सूबा में सूबेदार जो होता था राजनीतिक सैनिक देखता था, और राजस्व के लिए एक अलग होता था व्यक्ति जिसे दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों की सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। तो ये एक वर्ड है, आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है बख्शी किसके लिए होता था? सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाला कार्यों का मंत्री।
फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। ठीक है, तो ये शब्द सीधे आ सकते हैं आपसे पूछने के लिए, किसका क्या अर्थ है मिलान कीजिए, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव कैसे पड़ा। मेहरुनिशा 1611 में जहांगीर से विवाह हुआ, इसका मेहरुनिशा नाम था नूरजहाँ का। पहले नूरजहाँ का खिताब मिला, और उसे नूरजहाँ का खिताब किसने दिया था। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, और उनमें से एक स्वयं के खिताब उत्कृत थे और दूसरी ओर एक वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, तो नूरजहाँ के नाम पे सोने के सिक्के चलवाए, एक तरफ क्या था, चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें एक तरफ तो किताब था और एक तरफ रानी बेगम नूरजहाँ का नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, नाम बना हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और चकोर मोहर बताती है उद्दंत और महान महारानी नूरजहाँ पदशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पदशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जो चौकोर मोहर थी वो क्या बताती है और गोल मोहर क्या बताती है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्तर और महान महारानी नूरजहाँ ये बेगम का आदेश है, और गोल मोहर क्या बताती है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी जो बनी है चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई, ये बताता है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी तक अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई। देखते हैं मतदंता क्या था। ऐसा व्याख्या या कथन जिससे अधिकार पूर्व कहकर यह आशा की जाए कि उस पर कोई प्रश्न ना उठाएं या स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, कथन के रूप में कि पूछ सकता है कि इसकी व्याख्या क्या है। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मण जेशुइट पदारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरूदस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ठीक है, तो जानते हैं जैसे कि अकबर ने क्या बनवाया था, इबादत खाना। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अकबर के जो विचार थे कि जो धर्म एक धर्म के प्रति होते हैं कट्टर होते हैं, वो नीति उसे किधर ले गई, सार्वजनिक शांति के प्रति। ठीक है, कि मतहंता मैंने बताया अर्थ क्या होता है कि बात को मानना। तो जैसे विद्वान थे धार्मिक रीति और मतहंता पर बल देते थे, कुछ ऐसे थे। ठीक है, सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इबादत खाना हमने जाना जैसे कहाँ विभिन्न धर्मों की चर्चा होती थी। नीति शास्त्र की व्यवस्था जो सर्वत्र लागू नहीं की जा सकती, इसमें केवल सच्चाई न्याय शांति। जानते हैं अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनने में अकबर की मदद की थी। किसने की थी, अबुल फजल ने। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। ठीक है, उसने महाभारत, रामायण, लीलावती और योगेश्वर जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ थे उनका अनुवाद कराया था। ठीक है, और अनुवाद कराया। रज़्मनामा क्या है, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। तो पूछ सकता है रज़्मनामा किसका फारसी में अनुवाद है, तो महाभारत का। ठीक है, याद रखिएगा। अब जानते हैं हम सुलह ए कुल। अकबर की सुलह ए कुल नीति क्या थी। उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है, कि सबके लिए एक समान जगह है। उसके विशाल साम्राज्य में उसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों वाली जगह थी।
यह असहिष्णुता का मार्ग था। चलिए ये बताने विश्व धर्म के बारे में डिस्क्राइब किए हैं। जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्में कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे, जो कुल मनसबदारी की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं व उनके समारोह के वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं के लगा देते थे, शिल्पकारों को देते थे, फसल कुटाई पर पृथक होता था। ठीक है, मुश्किल से। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथ बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे कि ये काफ़ी धीरे धन इलेक्ट करते करते काफ़ी शक्तिशाली बन गए, तो फिर राजा की बातें मानने से भी इनकार करने लगे थे। ठीक है, वंश स्थापित किए, शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे और नए नए वंश स्थापित किए, जैसे कि हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण अपनाया। ठीक है, निजामुल मुल्क आशफ जाह और शाह, जानते ही हैं, असफुद्दौला और सभी सब आ गए थे। 16वीं सदी में मुगल के समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। ऑटोमन तुर्की साम्राज्य के सुलेमान थे। ठीक है, यूरोप की ओर हुआ, हंगरी को अपने राज्य के साथ मान लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया पुर्तगालियों। चलिए देखते हैं आगे। अकबर के समकालीन शासक देख लेते हैं। इंग्लैंड की शासन रानी कौन थी? एलिजाबेथ। ईरान का सफेद शासक कौन था? शहबाज। और इवान चतुर्थ बुरशाद थे, इवन द टेरेबियल नाम से कुख्यात है। तो मिलानी दे रखा है, चलिए मिलाते हैं। चलिए, मनसब किसे दिया जाता था? मनसब क्या था? एक पद था। मंगोल कौन थे? मंगोल का शासन कहाँ पे था? मंगोल, उज़्बेक। रुक जाइए, मंगोल को पहले हटा देते हैं। सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ। नूरजहाँ किस? जहांगीर से। सूबेदार कौन था? जो आपको मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसको हम पहले नहीं ध्यान देंगे।